India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मछुआरों की हत्या मामले में केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट, इटली के मुआवजे की रकम मछुआरों के परिजनों के अकाउंट में जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की चोट की घटना की सीबीआई जांच वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार। कहा याचिकाकर्ता कलकत्ता हाईकोर्ट का करे रुख। किसान आंदोलन से रोड जाम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोड जाम पर जताई नाराजगी। यूपी हरियाणा को पक्षकार बनाने के केंद्र की मांग पर नोटिस जारी। काला जादू और अवैध धर्म परिवर्तन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। प्रचार के मकसद से दाखिल की गई याचिका। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने इटली के 2 नौसैनिक के खिलाफ चल रहे हत्या के केस को बंद करने के लिए मृतकों के परिजनों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। दरअसल ये मामला साल 2012 का है, जब केरल में समुद्र तट पर 2 मछुआरों की हत्या हो गई थी और इसका आरोप 2 इटालियन नौसैनिकों पर लगा था। केंद्र द्वारा रिकॉर्ड बयान के अनुसार केरल सरकार ने 2 मृत मछुआरों के परिवारों को 4 करोड़ रुपए और नाव के मालिक को 2 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। इटली द्वारा परिवारों को पहले 2.17 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें केंद्र सरकार ने 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में 2 इटालियन सैनिकों के खिलाफ चल रहे मामले को बंद करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इटली सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि 10 करोड़ रुपए को मृतक मछुआरों के परिजनों के अकाउंट में जमा करने को कहा। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि मुआवजे की राशि के तौर पर इटली मृतक मछुआरों के परिजनों को 10 करोड़ रुपए देगा। सीजीआई ऐसे बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि इटली को विदेश मंत्रालय द्वारा अतरिक्त खाते में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अवार्ड के संदर्भ में मुआवजा राशि जमा करनी चाहिए। इटली सरकार से इस तरह की राशि प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर मंत्रालय इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सामान जमा करेगा। पीठ ने आगे आदेश दिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि जिस बैंक खाते में राशि जमा करनी है उसके बारे में इटली को सूचित किया जाएगा। इटली के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सोहेल दत्ता ने कहा कि जैसे ही केंद्रीय मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट खातों के बारे में सूचित किया जाएगा, वैसे ही बैंक खाते में मुआवजा जमा करने के लिए सहमत हैं। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया कि पीड़ितों के परिवारों ने इटली द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि के ऊपर इटली सरकार द्वारा दिए गए 10 करोड़ रुपए के मुआवजे को स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है कि भारत के पास इतालवी मरीन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं और इतालवी न्यायालय के भीतर भी ऐसा ही किया जाना चाहिए, लेकिन ट्रायल न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के आधार पर मामलों को बंद नहीं कर सकता। केवल सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसा कर सकता है। घटना 15 फरवरी 2012 को केरल तट से लगभग 20.5 समुद्री मील की दूरी पर हुई थी। मछली पकड़ने के लिए एक नाव सेंट एंटनी इटालियन झंडे के साथ एक टैंकर एरिका लेक्सी को पास कर रही थी।
जहाज पर सवार 2 नौसैनिकों मिसिमिलानो लेटोरे और सल्वाटोर गिरोन ने सेंट एंटनी तो समुद्री डाकुओं की नाव समझा और उस पर गोलीबारी कर दी। इसके परिणाम स्वरूप 2 मछुआरों वैलेंटाइन जिलस्टीन और अजेश बिंकी की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक सिंह चंदेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विवेक, मृत मछुआरों के परिजनों को मुआवजा देने पर कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया, हमें तफसील से बताएं। दरअसल इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब सॉलिसिटर जनरल ने मेंशन किया था और कहा था कि इस मामले को बंद कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक आप मछुआरों के परिजनों से बात नहीं कर लेते और वो संतुष्ट नहीं हो जाते कि क्या वो मुआवजे से संतुष्ट हैं, तब तक हम इसको बंद नहीं कर सकते। इस पर जब एससी ने मेंशन किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुझे इसके बारे में डिटेल दें और आज की तारीख तय की थी। आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमईए इस बारे में जो भी उनको 10 करोड़ का मुआवजा दिया जाना, जो भी 2 करोड़ पहले दिया जा चुका है, उसके अलावा ये पैसा रजिस्ट्री में जमा करा दिया जाए। तो जो इटालियन मरीन के जो वकील थे इटालियन गवर्नमेंट के, उन्होंने इस बारे में कहा कि एमईए हमें खाता नंबर प्रोवाइड करो, उसमें हम पैसा डाल देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पैसा हम उनको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो मछुआरे थे उनको 4 करोड़ और 2 करोड़ उनको नाव के लिए देना था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद प्रोवाइड करेंगे और जब तक ये पैसा उनके खाते में नहीं चला जाता, इसलिए उनको पैसा नहीं मिल जाता, इस मामले को हम बंद नहीं कर सकते। क्योंकि जब मेंशन किया था एसडी ने, तो इस बारे में कहा था कि 2 सरकारों के बीच का मामला और इसकी एजेंसी, इस मामले को बंद कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पैसा नहीं जमा हो जाता है, उनके परिवार कंसर्न नहीं दे देते हैं, तब तक इस मामले को बंद नहीं किया जाएगा। तो अब उम्मीद की जा रही है कि जब 19 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी, तब तक जो मछुआरों के परिजन है उनको पैसा मिल चुका होगा और ये मामला बंद कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना में सीबीआई जांच की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को याचिका में कहा गया था कि ये पूरा मामला संदिग्ध है। इसमें चुनाव प्रचार के दौरान बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं, इसीलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे की सीबीआई जांच कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोलकाता हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले हाई कोर्ट में इसकी अर्जी लगनी चाहिए। हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना समाधान नहीं है। शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले इसे हमला बताया गया, फिर हादसा। ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। इस पर प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि ये कहानी हमें मत सुनाइए, आप इसके लिए कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए। बता दें कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंची थी। इसी दौरान भीड़ में किसी ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई और उनके पैर और पीठ के निचले हिस्से में चोट लग गई। इसके बाद कोलकाता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उनके बाएं पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया था। फिलहाल ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार कर रही है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी नेताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से 2 बार नोटिस भेजा जा चुका है। ममता बनर्जी पर केंद्रीय पुलिस बल चुनाव में एक पार्टी को मदद करने और सभी मुसलमानों को एकजुट होने वाले बयान देने का आरोप है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 10 अप्रैल तक जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में बने ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया जाएगा। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विवादित ज्ञानव्यापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश जारी किए हैं। सेंट्रल वक्फ बोर्ड वाराणसी कोर्ट के इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देगा। बोर्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट के सर्वेक्षण के फैसले को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन मान रहा है और इसे हाई कोर्ट में चुनौती देगा। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई को अपने खर्च पर खुदाई करने का निर्देश दिया।
खुदाई का काम 5 सदस्यीय एक कमेटी के नेतृत्व में होगा। ये आदेश उस याचिका को लेकर है जिसमें कहा गया है कि मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। कोर्ट में चीनी यात्री वैनसांग एक किताब का भी जिक्र किया गया। ज्ञानव्यापी को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया जाता है कि विवादित ढांचे के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यही नहीं, विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। 1991 में वाराणसी कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल करने वाले हरिहर पांडे ने बताया कि मस्जिद के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। दावा है कि विवादित स्थल के भूतल में तहखाना और मस्जिद के गुम्बद के नीचे प्राचीन मंदिर की दीवार है, जिसे आज भी साफ तरीके से देखा जा सकता है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी है, जिसका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से भरी हुई देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। स्कंद पुराण में भी इन बातों का वर्णन है। याचिकाकर्ता का दावा है कि मौजूद ज्ञानव्यापी आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। राजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के फतवे के बाद आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने हिंदुओं के इन तथ्यों को सिरे से खारिज किया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वाराणसी के कोर्ट के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगा। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा, हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हैं। मुकदमा दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का हवाला देकर हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। अब सुनवाई के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानव्यापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी है। बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में बीते 2 अप्रैल को बहस पूरी हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र के जरिए इस मामले में पुरातत्व विभाग के 5 सदस्यीय टीम बनाकर पूरे परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली नोएडा के बीच सड़क पर से अवरोध हटाए जाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सड़क अवरोध पर नाराजगी जताई की कोर्ट ने कहा है कि किसी भी स्थिति में सड़क ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर ये सुनिश्चित करने को कहा था कि सड़क पर से अवरोध हटाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा न हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज कोर्ट में कहा कि यूपी और हरियाणा इसमें पक्षकार नहीं है, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हरियाणा को भी इस सब मामले में पक्षकार बनाए जाने के आदेश दिए। अब सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई करेगा। दरअसल नोएडा की रहने वाली मोनिका ने नोएडा से दिल्ली जाने में आ रही कठिनाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सड़क से अवरोध हटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर अवरोध के मामले पर सुनवाई के मामले पर टिप्पणी करते हुए एक बार फिर दोहराया है कि धरना प्रदर्शन या किसी भी वजह से ट्रैफिक को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। सड़क जाम के चलते लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ किया है कि हमारी राय है कि किसी भी वजह से सड़क पर अवरोध न हो, लोगों की आवाजाही किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि गरीब, अशिक्षित लोगों का काला जादू और अंधविश्वास का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और ऐसे में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका प्रसार के उद्देश्य से दाखिल की गई है। कोर्ट ने ये भी कहा कि देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार है और देश का संविधान उन्हें ये अधिकार देता है। इस याचिका को वकील अश्वनी उपाध्याय की ओर से दायर किया गया था और इसे न्यायमूर्ति RF नरीमन ने याचिका पर कड़ी नाराजगी भी जताई। आपको बता दें कि वही बेंच ने याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाने की भी धमकी दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। न्यायमूर्ति RF नरीमन, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील अश्वनी उपाध्याय की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नारायण से कहा कि
कि अनुच्छेद 32 के तहत ये किस तरह की याचिका है। हम आप पर भारी जुर्माना लगाएंगे, आप अपने जोखिम पर बहस करेंगे। पीठ ने कहा कि 18 साल से ज्यादा आयु वाले किसी व्यक्ति को उसका धर्म चुनने की अनुमति नहीं देने का कोई कारण नहीं है। पीठ ने शंकर नारायण से कहा कि संविधान में प्रचार शब्द को शामिल किए जाने के पीछे कारण है। इसके बाद शंकर नारायण ने याचिका वापस लेने और सरकार और विधि आयोग के समक्ष प्रतिवेदन दायर करने की अनुमति मांगी। पीठ ने विधि आयोग के समक्ष प्रतिवेदन की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि हम आपको ये इजाजत नहीं दे सकते। न्यायालय ने वापस ली गई याचिका के रूप में इसका निस्तारण किया। सुप्रीम कोर्ट ने दलित वर्ग के सदस्यों के खिलाफ अपराध पर अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी अपराध में जो दलित वर्ग के सदस्य के खिलाफ किया गया है, SC/ST कानून की धाराएं स्वचालित रूप से सिर्फ इसलिए नहीं लगाई जा सकती हैं कि पीड़ित दलित वर्ग से संबंधित है। SC/ST कानून की धारा 3, 2, 5 तभी लगाई जा सकती है जब ये सामने आया हो कि अपराध उसके दलित होने के कारण किया गया है। धारा 3, 2, 5 कहती है कि गैर अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ ऐसा अपराध करता है जिसमें 10 साल या उससे अधिक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान है, तो ऐसा व्यक्ति उम्र कैद और जुर्माने का भागी होता है। धारा 3, 2, 5 के आवेदन के लिए अनिवार्य शर्त है ये है कि एक व्यक्ति के खिलाफ इस आधार पर ही अपराध किया गया है कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को राहत दे दी है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने इस शर्त पर जब भी आवश्यकता होगी वह जांच में शामिल होंगे। मुंबई के टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से अंतिम सुरक्षा प्रदान की। हिरेमठ को बलात्कार के मामले में आरोपी बनाया गया। दिल्ली की एक अदालत ने पहले हिरेमठ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उसके साथ ही पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक प्रस्तावित नाम की घोषणा के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के समक्ष एक फाइल स्थानांतरित की थी। मार्च में दिल्ली की एक अदालत ने 22 साल की उम्र की लड़की के साथ ही बलात्कार के मामले में ET नाउ के एक एंकर की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि अर्जी में कहा गया था कि किसी सहमति के बारे में सवाल पर अगर महिला अपने साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश करती है तो उसने सहमति नहीं दी है तो अदालत मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी है। हिरेमठ पर चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR में राष्ट्रीय राजधानी में एक 22 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का आरोप भी लगाया गया था। उनकी जमानत अर्जी को खारिज करने का आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खनगवाल ने दिया था। हिरेमठ को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 342 और धारा 509 के तहत आरोपों के लिए पुणे स्थित FIR के तहत गिरफ्तारी की आशंका थी। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था जिसके तहत उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया गया था। कथित तौर पर दोनों ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन टिंडर के माध्यम से एक दूसरे को जानते थे और उसके बाद कथित तौर पर यौन संबंध बनाए। दोनों फरवरी में दिल्ली के खान मार्केट में मिले और जिसके बाद वे ITC मौर्य होटल गए थे जहां ये कथित घटना हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिसूचित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के जरिए किए गए परिवर्तनों को महत्वपूर्ण माना है। बताया ये भी जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि ये परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के निर्णय के अनुरूप है, जिसमें भ्रूण की असमानताओं की स्थिति में 24 सप्ताह की अवधि के बाद भी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई है। जस्टिस प्रतिभा M सिंह की एकल पीठ ने ये टिप्पणी महिमा यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिन्होंने 25 सप्ताह पुराने भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एडवोकेट स्नेहा मुखर्जी ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा मामले में गर्भावस्था की समाप्ति से याचिकाकर्ता को जोखिम होगा। हालांकि जोखिम अनुमेय सीमा के भीतर है। मुखर्जी ने तर्क दिया कि
एमटीपी अधिनियम 1971 में हाल ही में किए गए संशोधन के प्रावधान जैसे कि संशोधन अधिनियम 2021 में निहित है के अनुसार यदि भ्रूण में बहुत अधिक असमानताएं हैं तो बिना किसी समय सीमा के ही गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति होगी। इस पृष्ठभूमि में जस्टिस सिंह ने हाल ही में संशोधित एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम की धारा 3(2)(b) में प्रावधान है कि जहां चिकित्सा बोर्ड द्वारा निदान किए गए किसी महत्वपूर्ण भ्रूण असमानता के कारण समाप्ति आवश्यक है, वहां गर्भावस्था की अवधि गर्भावस्था की समाप्ति पर लागू नहीं होगी। वास्तव में ऐसे कई फैसले हैं जिनमें 24 सप्ताह की अवधि के बाद भी केस दर केस के आधार पर समाप्ति की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सदर विधायक मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। जिला जज शंकर लाल ने यह आदेश मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह, डीजीसी फौजदारी राजेश्वर सिंह राज के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया है। मामले के अनुसार दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन के अनुसार सदर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर कुछ लोगों को असलहे के लाइसेंस दिए जाने की जिलाधिकारी से सिफारिश की थी, जिसके आधार पर जिलाधिकारी ने आधा दर्जन लोगों को शस्त्र लाइसेंस देने की स्वीकृति दी थी। बाद में हुई जांच के दौरान जिन लोगों का लाइसेंस बना था उनका पता फर्जी पाया गया था। इस पर दक्षिण टोला थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष परमानंद मिश्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मुख्तार अंसारी के अलावा बाकी आरोपियों की जमानत हो चुकी थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को जिला जज के न्यायालय में मुख्तार अंसारी की जमानत पर सुनवाई हुई, जिस पर जिला जज ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। हमारे सदर विधायक में 25 साल से लगातार विधायक हैं। निश्चित रूप से इनको गलत ढंग से फंसाया गया था, लेकिन सभी लोगों की जमानत हो चुकी थी। इनका कोई रोल नहीं था। यह क्षेत्रीय लेखपाल होने के नाते अपने लेटर पैड पर केवल सिफारिश किया था कि इनका शस्त्र निर्गत कर दिया जाए। 419, 420, 67, 68 का केस बनता ही नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए पूरी केसदारी का समय का अवलोकन करने के बाद सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा जमानत स्वीकार की। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.